क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे कैसे बढ़ सकती है जबकि वहां काम करने वाले लोगों का रोजगार लगातार अस्थिर होता जा रहा हो? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब के चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के इस दिलचस्प विकास के विरोधाभास को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन प्रमुख विषयों पर बात करेंगे वो है भारतीय कार्यबल की परिभाषा, रोजगार विहीन विकास या जॉबलेस ग्रोथ, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच का अंतर, कैजुअलाइजेशन, भारतीय बेरोजगारी का स्वरूप और अंत में सरकार द्वारा की जा रही रोजगार पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले भाग 1 की शुरुआत करते हैं, जो है भारतीय कार्यबल यानी इंडियन वर्कफोर्स की परिभाषा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक श्रमिक या वर्कर वो है जो किसी ऑफिस या फैक्ट्री में नौकरी करता है, राइट? लेकिन अर्थशास्त्र में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। मूल रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि में लगा है और देश के उत्पादन में अपना योगदान दे रहा है, वो श्रमिक है। चाहे वो खेतों में काम कर रहा हो, अपना कोई छोटा बिजनेस चला रहा हो या फैक्ट्री में हो, ये सभी हमारी इकोनॉमी की मजबूत रीढ़ है। अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया की लगभग 60% आबादी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो ये और भी बड़ी सच्चाई है। ऐतिहासिक रूप से हम कृषि पर निर्भर रहे हैं, लेकिन आज की वास्तविकता ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी अपनी बुनियादी आजीविका के लिए पूरी तरह से इसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। अब आते हैं भाग 2 पर, रोजगार विहीन विकास या जिसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की जीडीपी तो तेजी से बढ़ रही हो लेकिन रोजगार के नए अवसर उस रफ्तार से न बढ़ रहे हों? ये सवाल पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी आम समझ तो यही कहती है कि अगर देश अमीर हो रहा है तो नौकरियां भी तो बढ़नी चाहिए, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसी स्थिति को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था का विस्तार तो होता है, लेकिन ये विस्तार तकनीक और पूंजी गहन क्षेत्रों से आता है, न कि लोगों की मेहनत से। मतलब इमेजिन कीजिए, एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहां सैकड़ों मजदूरों का काम सिर्फ कुछ एडवांस्ड मशीनें कर रही हैं। आउटपुट और जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा। अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई वर्कफोर्स के लिए नई नौकरियां पैदा करने में पूरी तरह फेल हो जाती है। अगर हम 90 के दशक के अंत के आंकड़ों को देखें तो ये ट्रेंड साफ नजर आता है। उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बीच की खाई बहुत तेजी से बढ़ी। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बड़े बड़े माइलस्टोन्स तो अचीव कर लिए, लेकिन आम जनता के लिए उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं हुई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ जीडीपी के नंबर्स पर भरोसा करना काफी नहीं है, क्योंकि नीतियां ग्रोथ रेट तो बढ़ा रही थी, लेकिन रोजगार सृजन शुरुआती योजना काल के स्तर पर ही अटका हुआ था। आइए अब भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर के बीच का अंतर। हमारे वर्कफोर्स को 2 बहुत ही असमान हिस्सों में बांटा जा सकता है और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है संगठित या औपचारिक क्षेत्र, जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, नियमित सैलरी मिलती है, पेंशन और पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा होती है और मजदूर यूनियनों का संरक्षण मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र, जहां 10 से कम कर्मचारी होते हैं, न कोई फिक्स सैलरी, न नौकरी की कोई गारंटी और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। यहाँ काम करने वाले लोग शोषण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सच में चौंकाने वाला है। भारत के कुल वर्कफोर्स का लगभग 93% हिस्सा इसी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। जी हाँ, 93%। केवल 7% लोगों के पास फॉर्मल सेक्टर की सुरक्षा है। लेकिन विडंबना देखिए, यही 93% अनौपचारिक वर्कफोर्स देश की जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। जो लोग देश के लिए सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, उनके पास ही सबसे कम सुरक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, जो है कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन यानी अनौपचारिकीकरण। पहले से ही इतना बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र अब 2 नई आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण और भी तेजी से फैल रहा है। पहली है कैजुअलाइजेशन या आकस्मिकीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि अब लोगों को रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों के बजाय दिहाड़ी या कैजुअल बेसिस पर काम मिल रहा है।
आर्थिक मजबूरी के चलते बहुत से छोटे किसान और फैक्ट्री वर्कर अब अनिश्चित दैनिक मजदूरी करने को विवश हैं, जहां उनके पास काम की कोई सुरक्षा नहीं होती। और दूसरी प्रवृत्ति है इनफॉर्मलाइजेशन। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे कुछ बहुत ही सख्त श्रम कानून, जिनसे बचने के लिए कंपनियां परमानेंट लोगों की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बढ़ता हुआ आयात और निरक्षरता भी इसके बड़े कारण हैं। आज का जो सर्विस सेक्टर है उसे बहुत हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, इसलिए कम स्किल वाले लोग मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर में ही जाते हैं। इसे समझने के लिए एक आंकड़े पर गौर करते हैं, 34%। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि अकेले 2019 में ही 34% परमानेंट सैलरी वाले लोगों को मजबूरी में स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में धकेल दिया गया। और जब महामारी आई तो इस संकट ने और भी विकराल रूप ले लिया। कई अच्छी खासी नौकरी करने वाले लोग रातों रात दिहाड़ी मजदूर बन गए। ये फॉर्मल जॉब्स के खत्म होने का एक बेहद डराने वाला संकेत है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, जहां हम समझेंगे भारतीय बेरोजगारी के स्वरूप को। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी का स्ट्रक्चर विकसित देशों से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर खेती किसानी में एक बहुत ही अनोखी समस्या देखने को मिलती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पूरा परिवार यानी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं वे असल में बेरोजगार ही हैं। क्योंकि नए उद्योग लगाने के लिए पैसों की कमी है, इसलिए लोग पीढ़ियों से खेती पर ही टिके हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा छिपा हुआ बोझ है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि भारत में कोई भी इंसान लंबे समय तक पूरी तरह से बेरोजगार नहीं रह सकता। ये एक ऐसी लग्जरी है जिसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आखिरकार पेट तो पालना ही है ना। इसीलिए आर्थिक तंगी और हताशा के कारण लोग असंगठित क्षेत्र में ऐसे खतरनाक, अस्वच्छ और मुश्किल काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिन्हें वो शायद कभी न करना चाहें। ये सम्मानजनक रोजगार नहीं है, बल्कि महज जिंदा रहने की एक जद्दोजहद है। चलिए आखिरी हिस्से यानी भाग 6 की ओर बढ़ते हैं, सरकारी रोजगार पहल। इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाते हैं। सरकार कई रणनीतिक कदम उठा रही है, जैसे न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए नए लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो देश की जीडीपी में 30% से ज्यादा का योगदान देते हैं। इसके साथ ही कपड़ा, जूते और खिलौने जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहां ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है, ताकि मध्यम अवधि में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जा सकें। इन सभी बातों का सार यही है कि तमाम आर्थिक सुधारों और बदलावों के बावजूद आज भी भारत के ज्यादातर कामगार या तो अपना खुद का छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कैजुअल मजदूर हैं। सर्विस सेक्टर में जो भी नई नौकरियां आ भी रही हैं, उनमें से भी अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र का ही हिस्सा हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा देश अपनी सबसे बड़ी युवा आबादी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर गर्व करता है, लेकिन भारत को जिन सभ्य, सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरियों की सख्त जरूरत है, वे आखिर आएंगी कहां से? तेजी से बढ़ते वर्कफोर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी ज्वलंत प्रश्न के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर सोचने के लिए आपके पास बहुत कुछ है।